माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। फिर आ गए वहीं पे चले थे जहाँ से हम। शुक्र है हमने अपना ये सेट जो है वो एज़ इट इज़ रखा हुआ है, क्योंकि हमारे स्टूडियो में जो है जनरेटर की आवाज़ बड़ी ज़ोरदार तरीके से आ रही थी। माशाल्लाह कराची में बिजली, गैस, पानी ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनसे ये शहर महरूम है, और जब लाइट जाती है तो ज़ाहिर है आपको फिर कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्स रहने के लिए फ़ैन वगैरह तो ऑन करने होते हैं, तो उसके लिए जनरेटर तो चलाना होता है, लाइट चाहिए होती है आपको। तो अब जनरेटर की जो आवाज़ है वो ज़ाहिर है हमारी रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी, इसलिए हमने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि भाई ठीक है, पुरानी जगह को छोड़ेंगे भी नहीं, इसको एज़ इट इज़ रहने देंगे, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ना करे कोई दोबारा इस तरह की डिस्टर्बेंस हुई तो हम इसमें अपने लाउंज में दोबारा कर लिया करेंगे प्रोग्राम। जनाब, हमने पिछले क्लिप में ये कहा कि इस मुल्क में, वो मेरी बिल्कुल ज़ाती राय है कि मैं इस मुल्क में जमहूरियत और इलेक्शन का इनेकाद बिल्कुल गैर ज़रूरी समझती हूँ। अब जिस कौम में मुंतखब करने की सलाहियत जो खो चुकी हो, जो कौम जिसको वोट का मतलब ना पता हो, जिसको जमहूरियत का मतलब ना पता हो, तो वहाँ इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है, ना मैं किसी पर इम्पोज करती हूँ। मुझे मालूम है सियासतदान जो हैं वो कितना तपते हैं इस गुफ्तगू से, इसलिए कि उनकी तो नौकरी इसी में है, उनकी तो भलाई इसी में है, उनकी लुट मार। अब ये जो इतनी जल्दी जल्दी हो रही है कि जल्दी कराओ इलेक्शन ताकि हम दोबारा आके लुट मार अपनी दोबारा शुरू करें अपना काम, तो ज़रूर करें। हमने कहा था कि अगर इलेक्शन नहीं होते, जो कि नहीं होने चाहिए, तो फिर हमने 3 नाम दिए थे, जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जनाब फ़ख्र इमाम साहब और जनाब अशफाक हसन साहब। इन तीनों नामों पर यकीनन इस कौम में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, और 2 पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों सियासतदान हैं, चूँकि अब ये कहा जा रहा है ना ब्यूरोक्रेसी चाहिए और ना हमें सहाफ़ी चाहिए, यानी वो मोहसिन बेग को जो है ना वो नीचा दिखाने के लिए ना, चूँकि मोहसिन बेग की ख़बरें उड़ रही हैं, प्लस मोहसिन नकवी ने भी अपना प्रोपेगेंडा शुरू करवा दिया है थ्रू कुमर दिलशाद कि जी मोहसिन बेग ही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये सब चल रही हैं, और वो लिंगर ऑन करेगा ये निगरान सेटअप जो होगा। हम इन चीज़ों में नहीं हैं। हमने कहा है कि स्मूथली 5 से 10 साल तक, 5-7 साल तक एक टेक्नोक्रेट्स की नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए। हर पार्टी में काफ़ी अच्छे लोग हैं, दयानतदार लोग भी मौजूद हैं, सियासतदान। ऐसा नहीं है कि सब नापैद हो गए हैं जिन पर लूट मार का कोई दाग धब्बा नहीं है, और उनका शुमार शरफा में होता है। तो ये 3 नाम हमारे जहन में थे। तीसरे टेक्नोक्रेट हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, पहले इमरान खान साहब के सब वो थे, तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही उनको महसूस हुआ कि ये साहब जो हैं, इनके गिर्द जिन लोगों का घेरा है, असद उमर हैं और रज़ाक दाऊद हैं, और हफीज़ शेख भी बुला लिए गए, फिर रज़ा बाकर आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं अपने घर जाता हूँ, चूँकि मैं इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई मशवरा आपको नहीं दे सकता। इकॉनमी, लोगों की बदहाली के फेवर में कोई मशवरा नहीं दे सकता, चूँकि वो एक ऑनेस्ट इकोनॉमिस्ट के तौर पर मशहूर हैं और बड़े प्रॉपर जय्यद इकोनॉमिस्ट हैं। इसलिए हमने अशफाक हसन का नाम दिया कि इन 3 नामों पर या तो रेफरेंडम करा लें, और रेफरेंडम में जो है वो जिसको लोग कहें कि हाँ जी जिसके नंबर ज़्यादा हों, फिर उसको आप उसकी सरबराही में एक नेशनल गवर्नमेंट बना दीजिए टेक्नोक्रेट्स की। इलेक्शन का ख़र्चा भी बचेगा, और दूसरी बात यह कि सिकंदर सुल्तान साहब के होते हुए फेयर भी हो जाएंगे इलेक्शन, तब भी नहीं माने जाएंगे रिजल्ट्स, इसलिए कि वो इतने पार्टीजन हो चुके हैं और इतना एक्सपोज हो चुके हैं कि लोग उनके कराए गए इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे 100 आवाज़ें उठेंगी, 100 बातें होंगी। तो मैं नहीं समझती कि सिकंदर सुल्तान जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं
यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। बहरहाल अब आते हैं हम दूसरे मामले की तरफ कि अगर होते हैं इलेक्शन, बदकिस्मती से अगर इलेक्शन हो ही जाते हैं तो ज़ाहिर उससे पहले एक केयर टेकर निगरान हुकूमत आती है जो अपनी सरबराही में इलेक्शन कराती है, यानी कि वो इलेक्शन की निगरानी करते हैं। अब बात यह है कि ये जो सियासतदानों को रट लगी हुई है कि नहीं कोई सियासतदान आए तो क्योंकि उससे जोड़ तोड़ हो सकता है, उसके साथ डील हो सकती है, तो हमारी तरफ से भी एक मशवरा है, तजवीज़ है। वैसे हमारी सुनता कौन है, हमारी तो व्यूज़ भी नहीं है चूँकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं है, वहाँ तो वही चटक मटक लटक वाली ख़वातीन हैं या वो लोग हैं जो पार्टिज़न हैं। दे आर वेरी फ्यू पीपल। मोहम्मद मालिक को मैं कह सकती हूँ, और रऊफ़ क्लासरा हैं, इरशाद आरिफ साहब हैं, जो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं और वो पार्टिज़न नहीं हैं, तो उनके लिए हम कह सकते हैं। काशिफ अब्बासी भी पार्टिज़न नहीं हैं, अच्छे अच्छे एंकर हैं और बहुत अच्छे मज़हर अब्बास हैं, उवैस तौहीद हैं। ख़वातीन को तो इन्होंने आने ही नहीं दिया, ख़वातीन तो वही हैं, सिंगार पट्टी करके बैठ जाती हैं, स्क्रिप्टेड वो कम्युनिकेशन होती है सारी, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए उनको नहीं चाहिए। हालांकि वो सहाफ़ी के साथ कंफर्टेबल हो सकते थे, निगरान अगर कोई होता, चूँकि उनको सहाफ़ियों को भी ख़रीदना अब कोई मुश्किल तो नहीं रहा। तो जो पार्टी चाहती अपने हक़ में सहाफ़ी निगरान वज़ीर आज़म को जीत सकती थी। बहरहाल तो अब अगर अल्लाह न करे, खुदा न करे, बदकिस्मती से इस मुल्क की बदकिस्मती से इलेक्शन होने ही हैं, तो फिर निगरान सेटअप कम से कम ऐसा आना चाहिए जिसकी रेपुटेशन पे कोई धब्बा ना हो, जिसके साथ कोई उल्टा सीधा स्कैंडल ना लगा हो। तो हमारी तरफ से 2 नाम हैं, और ये हमारी जो 32 साल की सरकारी नौकरी और उसके बाद मीडिया में जो थोड़ी बहुत, जिसको मैं एक्सपर्टीज़ तो नहीं कह सकती चूँकि एक्सपर्टीज़ तो अब उनके पास है जो हर वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के स्क्रीन पे विराजमान रहते हैं, बस उन्हीं की एक्सपर्टीज़ हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। बहरहाल तो हमारी तरफ से एक ये तजवीज़ है, जितने लोग भी सुन रहे हों, मुझे पूरा यकीन है कि जो नाम मैं दे रही हूँ निगरान वज़ीर आज़म के लिए, उन पर कोई फिंगर रेज नहीं हो सकेगी। तो एक नाम मैं देती हूँ जस्टिस मकबूल बाकर का। हाई कोर्ट सिंध के चीफ जस्टिस रहे हैं, अल्लाह ने उनको बचाना था, पता नहीं अल्लाह ने उनसे क्या बड़ा काम लेना है कि वो बच गए। बम ब्लास्ट हुआ उनके पूरे काफ़िले के ऊपर, उनके कॉन्वॉय के ऊपर, उनके स्कॉट के ऊपर, और 12 लोग उसमें मर गए उस बम ब्लास्ट में। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखनी थी और जिस तरह वो बचे हैं, उनकी माँ की दुआएं, उनकी वालदा बुनियादी तौर पर एक टीचर हैं, मेरी भी उनकी बहन मेरी स्टूडेंट रही हैं, तलत न्यूयॉर्क में होती हैं, और वो इस कदर साफ़ सुथरे इंसान है कि उनकी बहन कमर्शियल पायलट हैं, शौहर उनके सिविल एविएशन में थे, और उन्होंने 1-2 जगह अप्लाई किया जब वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने अपनी बहन के लिए कहीं सिफारिश नहीं की, हालांकि वो इकलौती बहन है, सब भाइयों को बहुत प्यारी है। तो उस शख्स की दयानतदारी का तो कम से कम मैं तो कसम खा सकती हूँ, और भी जो लोग उनके करीब हैं, जो उनको जानते हैं, वो उनकी प्रोफेशनल ऑनेस्टी पर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के भी 3 साल जज रहे, उनके फ़ैसलों में कभी किसी ने कोई पार्टिज़न, कोई जानिबदारी, कोई नाइंसाफ़ी नहीं देखी। एक नाम ये है जस्टिस मकबूल बाकर का, और दूसरा नाम बैरिस्टर शाहिदा जमील, कराची से। वो हमारी मिनिस्टर भी यहाँ पर रह चुकी हैं मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में और टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट में। शी वॉज़ अ लॉ मिनिस्टर, और इतनी बेहतरीन माँ की बेटी और इतने बेहतरीन बाप की, जिसके घर में सियासत, जिसकी माँ पहली सोशल वेलफेयर एजुकेशन मिनिस्टर थी, मेरे वालिद उनके साथ बहुत काम उन्होंने किया है, बेगम अख्तर सुलेमान और उनके वालिद। तो शाहिदा जमील जो हैं, बैरिस्टर शाहिदा जमील, ये 2 नाम मेरे जहन में आते हैं कि अगर इनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए सेलेक्ट कर दिया जाए तो सिकंदर सुल्तान को तो ये लोग नहीं चलने देंगे, उसी दिन रिज़ाइन करके घर चले जाएंगे कि भाई ठीक है, खुदा हाफिज़, फिर इन्हीं से करा लो, निगरान सेटअप लाने की ज़रूरत नहीं थी। ये पूरा यकीन है। तो इसलिए हमें पता है सियासतदानों को ये पसंद नहीं आएंगी, हमें अच्छी तरह यकीन है कि सियासतदानों को इन दोनों में से कोई पसंद नहीं आएगा। हालांकि मकबूल बाकर साहब के लिए लोग कहते हैं कि उनका झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। झुकाव होना और बात है, किसी के लिए पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स होना और बात है, लेकिन अगर कहीं पीपल्स पार्टी हार रही हो तो वो कभी नहीं होने देंगे ये कि उसको जितवा दिया जाए, और अगर कहीं वो जीत रही होगी तो उसको हारने भी नहीं दिया जाएगा। तो
मेरे साथ ये एक दफ़ा हो चुका है। व्हेन आई वाज इन बलोचिस्तान, मैंगल्स 2 लड़ रहे थे काफ लीग की तरफ से और एक साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से थे। 2 सीटों पर इलेक्शन था, बाई इलेक्शन। तो हमारे पास आए चीफ मिनिस्टर थे जाम कमाल और गवर्नर साहब जो थे उन्होंने हमें कहा कि जी पता चला है कि आप पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई किताब भी लिख चुकी हैं। मैंने कहा जी हाँ लिखी है, भुट्टो कल्चर के ख़िलाफ़, भुट्टो का जो पॉलिटिकल कल्चर था, जो कुछ भुट्टो ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उस पर लिखा है। तो आपके लिए ये है कि पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। तो मैंने उनसे कहा था जी अगर कहीं पीपल्स पार्टी जीत रही है तो आई वुड नॉट अलाउ एनी, हालांकि उस वक्त काफ लीग की गवर्नमेंट थी, ये मुशर्रफ साहब का दौर है, तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि अगर वहाँ पीपल्स पार्टी जेन्युइनली जीत रही है उस सीट पर तो कोई ये कोशिश करे कि वहाँ काफ लीग का बंदा जीत जाए। ये नहीं हो सकता, मेरे होते हुए तो नहीं हो सकता। बेशक मैं ओपन कहती हूँ, मैं खुली दोस्ती और खुली दुश्मनी पे यकीन रखती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्स्पिरेटर, आई एम फाइटर। सो मेरे होते हुए पीपल्स पार्टी से मेरी डिसलाइक्स अपनी जगह बरकरार हैं, लेकिन ये मैं कभी नहीं चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी का बंदा जहाँ भी उनका उम्मीदवार जेन्युइनली जीत रहा हो उसे कोई पार्टी, कोई बरसर इख्तिदार पार्टी हराने की कोशिश करे और उसमें इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाए। और जिन पर बड़ा इल्ज़ाम है, जिनको बहुत बदनाम किया जाता है, वहाँ से आते थे एक ब्रिगेडियर शेर अकबर साहब जो ISI से, पहली दफ़ा मुझे पता चला कि ये सब बकवास और प्रोपेगेंडा है। मैंने उनसे पूछ लिया हिम्मत करके कि शेर अकबर साहब ये बताइए कि बड़ा चर्चा है, मुझे यहाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ऐसा कोई इलेक्शन या ऐसा कोई मैंने नहीं देखा कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र कि आपने किसी के लिए कहा हो मुझे या आपने इंटरफेयर किया हो किसी चीज़ में। तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा बीबी बात यह है कि जिसका जो दिल चाहे प्रोपेगेंडा करे, लेकिन जिसने अपनी कीमत यहाँ लगा ली हो ना, यहाँ पर फॉर सेल का, तो उसे कोई भी ख़रीद सकता है। हम क्या, कोई भी ख़रीद सकता है? तो मैंने कहा आप तो नहीं ख़रीदते ना? कहने लगे नहीं हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम तो सिर्फ जहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मामला होता है हम सिर्फ वहाँ आते हैं, चूँकि आप हमें बुलाते हैं सिक्योरिटी के लिए कि फ़ौज चाहिए, तो वहाँ आते हैं, उससे ज़्यादा हमारा इलेक्शन के जीतने और हराने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल लोगों ने देखा कि पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार वहाँ जीत रहा था उसको हराने के लिए मैंगल्स हमारे पास आए। अख्तर मैंगल साहब काफ लीग की तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि जी देखें वो तो खुजदार में बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और वहाँ पे तो पथराव शुरू होने वाला है, तो वहाँ पे जो है ना वो इलेक्शन नहीं हो सकता, इसको कैंसिल कर दें इलेक्शन को। मैंने कहा नहीं ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब जो थे कंसर्न, उनसे फ़ोन कराया गया कोयटा के कि देखिए जी मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पर बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा अगर सिचुएशन ख़राब है तो आप उसको ठीक करें, ये आपका काम है। आपका काम ये मशवरा देना नहीं है कि इलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये मेरा काम है, मैं करा दूँगी। कहने लगे अच्छा। फिर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी थे कैप्टन अशरफ साहब, उनसे फ़ोन कराया। उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और आप वहाँ पर, मैंने कहा देखिए सर बात ये है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो ये मेरा काम तो नहीं है ना, वो तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, होम डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, होम सेक्रेटरी ठीक करें, उनके डिप्टी कमिश्नर, उनके कमिश्नर, IG। फिर मैंने शुएब से भी बात की, शुएब सडल वॉज IG एट दैट टाइम। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी हमें कहेंगे ऑर्डर करेंगे तो हम देख लेंगे कौन सा लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। ये पुराना धंधा है कि जिस पार्टी से पैसे पकड़े हुए होते हैं डिप्टी कमिश्नर ने, वो वहाँ जाकर इलेक्शन कमिश्नर को कहता है या डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल उसको कि भाई आप लिख कर दे दें अपने प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को कि यहाँ हालात बड़े ख़राब हैं, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, लिहाजा यहाँ इलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ अपने सुनने वालों को और अपने जो अब आइंदा होने वाले इलेक्शंस हैं, ये तमाम हरबे हारने वाली पार्टी इस्तेमाल करती है। तो आप इनके हरबों में, इनके हथियार जो है ना वो बहुत पुराने जंग आलूद हो चुके हैं। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं कि वो ठीक करे। बहरहाल फिर तशरीफ़ लाए मैंगल्स मेरे पास और कहा देखिए आपको बता दिया होगा डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी, और आपको चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया होगा, होम सेक्रेटरी ने भी बताया होगा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है।
मैंने कहा बेशक उन्होंने बताया और मैंने भी उन्हें बता दिया जो बताना था कि उनका काम इलेक्शन कराना नहीं है, इलेक्शन कराना मेरा काम है। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो कराएं किसी भी तरीके से कराएं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कह लेंगे फिर हमें तो बाइकआउट करना पड़ेगा। मैंने कहा बेशक करें बाइकआउट, आप अपना नुकसान करेंगे, आप इलेक्शन से 5 साल के लिए आउट हो जाएंगे। ये बाइकआउट वगैरह की जो धमकी है ना, हम कराची में भी बहुत देखते रहे हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम कर लूंगी। उसके बाद वो चले गए और उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उनके बाइकआउट करने से कुछ नहीं होता था। वहाँ पीपल्स पार्टी बड़े हैवी मैंडेट के साथ जीत रही थी और वो जीती। तो मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि मकबूल बाकर साहब के बारे में मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि बेशक वो पीपल्स पार्टी को लाइक करते हो जिस तरह मैं डिसलाइक करती हूँ, तो वो इस तरह बैरिस्टर शाहिदा जमील, शी डजंट लाइक पीपल्स पार्टी एंड इट्स कल्चर, बट मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो होंगी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो अगर कहीं पीपल्स पार्टी जीत रही होगी तो वो उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इंटरफेयर नहीं करने देंगी। एंड द सेम इज विद मकबूल बाकर, कि वो किसी मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और पूरे बहुत ही दयानतदारी से और बहुत दबंग तरीके से ये दोनों लोग इलेक्शन की निगरानी करेंगे। असल में निगरान हुकूमत आती ही इसलिए है कि वो इलेक्शन की निगरानी करे कि इलेक्शन कंडक्ट कैसे हो रहा है। इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले जो हैं, फिर उनको ये भी देखना चाहिए, ये जो अब इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा कि सिकंदर सुल्तान में इतनी सलाहियत नहीं है, ना उनकी पूरी टीम में। मैं आपको बताती हूँ, एडवर्टाइजमेंट के लिए एक अमाउंट दिया जाता है कि इससे ज़्यादा की कोई पीपल्स पार्टी पब्लिसिटी पे पैसे खर्च नहीं करेगी, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो यही मसला काफ़ी है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि चूंकि पीटीआई को जो है वो उनकी बैड बुक्स में है, लिहाजा पीटीआई का बंदा चीफ मिनिस्टर जो है गिलगित बल्तिस्तान का, उसकी फेक डिग्री को बहाना बनाकर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और शाजिया मरी जो 12 साल से जिसका केस सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है, उसको किसी ने डिस्क्वालीफाई करने की हिम्मत नहीं की। औरत है और बहुत कुछ है कहने के लिए और बताने के लिए, लेकिन चूंकि मेरा अब वो फिर ज़ाती पर्सनल हो जाएगा। और कभी हम लिख रहे हैं किताब, एक मैंने बताया था, ज़फ़र हिलाली साहब उस प्रोग्राम में थे, कि वाइट पेपर मैं लिख रही हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, अगर जनाब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब इस मुल्क के सियासी हालात को भी ठीक करने आए हैं, तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को गिराएं, इसको रीस्ट्रक्चरिंग कराएं, इसकी किसी ब्यूरोक्रेट को यहां पर हेड ना करने दें। ये टेक्नोक्रेट्स का इदारा है। एक ज़माना आ गया था जहां पर ये टेक्नोक्रेट्स भी नहीं रहते, बल्कि हम इनको मैंगोक्रेट्स में कहती थी। एक एक आमों की पेटी के ऊपर जो है ना ट्रांसफ़र पोस्टिंगें हो जाया करती थी। ये सूरत हाल थी। तो बेईमान बददियानत लोग हर जगह हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप अगर चाहें तो जिस तरह आपने फैसिलिटेशन कमेटी में आप बैठे हैं ना आकर सर पर, आपने एग्रीकल्चर पर जो तवज्जो दी है, ये सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि आप इस मुल्क में आईनी और जमहूरी हुकूमत चाहते हैं, ये इसका सब पर कंसेंसस है, सबका कंसेंसस है। सब जानते हैं कि आसिम मुनीर साहब माशाल्लाह नहीं लगाएंगे। उनकी आखिर हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि इस मुल्क में जमहूरी सिस्टम जो है वो चलता रहे। तो फिर आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, इसकी भी निगरानी करनी पड़ेगी कि इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन बेशक सिकंदर सुल्तान हो, बेशक कोई भी हो, लेकिन जो सूरत हाल पिछले 4 डिकेड्स से यहाँ है, अब ये नहीं चल सकता इस तरह। इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एट ऑल, कहीं से भी ये आज़ाद आईनी इदारा अब नहीं है। तो पहले इस पे भी तवज्जो दीजिएगा इलेक्शन से पहले। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा